हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है प्रीवियस ईयर का, जो नीट का जो री20 हुआ था एग्जाम, आपका री नीट 2022 वो एग्जाम है, ठीक है ना। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन जो टोटल आए थे वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसका रिवीजन इसीलिए किया कराया जा रहा है आपको कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको कैसे अप्रोच करना होता है। उस अप्रोच के साथ अगर आप पेपर करेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने का सिर्फ इतना ही सेंस होता है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें क्या माइंडसेट रखा जाए, कैसे किया जाए, उसके बताने का तरीका है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा। इंडिविजुअली क्लास लेक्चर में तो आप एक एक क्वेश्चन करते हो, लेकिन होल पेपर कराने में क्या होता है, अप्रोच एकदम बिल्कुल अलग होती है। तो वो अप्रोच आपको एग्जाम में भी करनी है। जब अभी आपका नीट 2020 का जो एग्जाम है उसमें वो अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये है आपका नीट का जो री एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो चलिए उसको सॉर्ट आउट करते हैं और वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली देखिए, आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपका, वो क्या है कि आपसे क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल बताना है तो आपको मैंने बताया था कि जो बॉन्ड एंगल होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जिसका भी बॉन्ड एंगल निकालना है उसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन वो होगा sp, अमोनिया का हो, अमोनियम आयन का होगा sp3, अमोनिया का होगा sp3 और इसका होगा sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखें तो sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, दैट्स वाई जो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा 180 डिग्री। अब बात करते हैं sp3। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। और जो नंबर ऑफ लोन पेयर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंगल के, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना कम होगा आपका बॉन्ड एंगल। तो अगर आप NH4 में देखेंगे तो कोई लोन पेयर है, नो लोन पेयर। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर देखने को मिलेगा आपको और वाटर के केस में 2 लोन पेयर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जब ऐसा होगा तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो CO2 का हो गया, कोई लोन पेयर नहीं तो फिर अमोनियम आयन का, एक लोन पेयर है फिर अमोनिया का, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर का। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होगा अमोनियम आयन, देन होगा क्या आपका अमोनिया, और इसका होगा वाटर, ठीक है ना। और अगर आप बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे तो इसका आता है 180 डिग्री, इसका आएगा 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका आएगा आपका 107 डिग्री के आसपास, और इसका होता है लगभग 105 डिग्री के आसपास। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ बॉन्ड एंगल किन किन चीजों पे करता है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अलग अलग उसने KH की वैल्यूज दे दी हैं आपको, ठीक है। तो देखते हैं, उसने अलग अलग वैल्यूज दे दी गई हैं। KH क्या है, KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है ना। KH क्या है आपका, हेनरीज कांस्टेंट है। तो हेनरीज कांस्टेंट में अलग अलग वैल्यूज दी गई है, आपको क्या करना है, उस वैल्यूज को देख के प्रिडिक्ट करना है कि बताओ कि जो ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी का वो क्या होगा। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो होता है KH इंटू एक्स, और x का है यहाँ पे, दिस इज द अमाउंट ऑफ गैस विच इज सॉल्युबल, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है तो उस केस में जो ये x है ये क्या होता है, अमाउंट को बताता है कि कितनी गैस सॉल्युबल होगी उस लिक्विड में। तो यहां से अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है अगर वो क्या है, गैस का फिक्स है, जो भी है, ठीक है ना। इनका अगर पार्शियल प्रेशर आपने टेम्परेचर अगर सेम रखा है तो इनका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, फिक्स होगा। और उस केस में जो KH होगा,
मतलब जो हेनरीज कांस्टेंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के। और एक्स क्या है, अमाउंट, मतलब जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतना ही कम उस गैस की सॉलेबिलिटी होगी लिक्विड में। और इस हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, आर्गन की। उसके बाद आपने देखा वैल्यू किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद आपका किसका है, मीथेन। और सबसे कम वैल्यू है किसकी, आपकी फॉर्मल्डिहाइड की। तो उस केस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, आर्गन की। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, आर्गन की। फिर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। उससे कम क्या हो गया आपका, मीथेन, तो मीथेन। और सबसे कम वैल्यू किसकी है, फॉर्मल्डिहाइड की। तो फॉर्मल्डिहाइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है आपको, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें आपको बताना है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है, देखो इसमें क्या है, नाइट्रिक एसिड का आपको बताना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का बहुत आसान है। कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है ना, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का क्या कराते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं अमोनिया। अमोनिया का क्या कराते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिलती है, एनो गैस मिलती है। अब इस एनो गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, NO2। ठीक है, और फर्दर जब इस NO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो हमको नाइट्रिक एसिड मिलता है। और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये कितना होता है, लगभग 68% प्योर होता है। ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शन, ये टोटल 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है ये कैटालिटिक होता है। ये होता है प्लेटिनम के प्रेजेंस में, टेम्परेचर होता है लगभग 500 केल्विन और 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है। इसको यूज करते हैं और ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ऑप्शन अगर आप चेक कर लो तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो रही कि पहले क्या हो रहा है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, फिर फर्दर 2 स्टेप की रिएक्शन नहीं दी गई है। तो फर्स्ट स्टेप दिया गया है, पहले ये है, इसके बाद इसमें वाटर वाला भी बनेगा, वो मैंने नोट डाउन नहीं किया। तो ये भी हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्या आपका कि कमर्शियल लेवल पे हम लोग नाइट्रिक एसिड को ऐसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये कंपोनेंट दिया गया है आपको, और कंपोनेंट देखने के बाद से क्या लग रहा है कि ये है कैल्शियम क्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कैसे बनता है, आप ऐसे समझिए कि जब हम स्लैग लाइन पे क्लोरीन गैस को पास करते हैं, ठीक है ना, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CaOCl2 का होल ट्वाइस। उसके बाद आपका बनेगा CaCl2, कुछ आपका CaOH का होल ट्वाइस भी बन जाता है, और साथ में वाटर होता है। ठीक है ना, इन सारे मिक्सचर को हम लोग एक नाम देते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो इस केस में आंसर आपका क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस दी गई है, उसमें क्या करना है आपको, प्रेडिक्ट करना है। बहुत आसान रिएक्शन है, देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है आपका, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग HCN से कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा, देखो आप, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, ये होगा ऐसे। इस पे जब हम HCN की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जब HCN की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से CN- इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन होता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे जाके बना लेता है कंपाउंड। तो इधर ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा CN और इधर हो जाएगा H। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना, तो ये हो गया साइनोहाइड्रिन। हमने पहले स्टेप में क्या कर लिया, साइनोहाइड्रिन बना लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं ये लोग, वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं। और वाटर की रिएक्शन एक्चुअली क्या है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये क्या है आपका, ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको पता है साइनाइड की जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाउ जो कंपाउंड बन जाएगा वो ये बन जाएगा COH और यहाँ हो जाएगा आपका H और ये हो जाएगा COOH, ठीक है ना। अब अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, NaOH और CaO से। अच्छा, जो NaOH और CaO है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोडा लाइम। इसको क्या बोला जाता है, सोडा लाइम। तो अगर इसकी रिएक्शन हमने सोडा लाइम से कराई तो क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी उसको हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ होगा आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि कंपाउंड से जो एसिड वाला कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ से निकल जाता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से -CO2 हो जाएगा और आपका जो कंपाउंड है वो ये बन जाएगा, दिस इज C, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2, ठीक है। तो ये हो गया H2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड और इसको आप मैच करा लो। तो ये मैच कराओगे तो देखो कौन सा आंसर होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये दो लिस्ट दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन है और क्या उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन है गैब्रियाल सिंथेसिस, ठीक है ना। गैब्रियाल सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा कि ये प्राइमरी एमीन को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। गैब्रियाल थैलमाइड सिंथेसिस फुल रिएक्शन होती है और इसमें केवल और केवल प्राइमरी एमीन बनता है, वो भी कौन सा, एलिफैटिक। तो गैब्रियाल में क्या बनेगा आपका, प्राइमरी एमीन बनेगा। ओके, दूसरा क्या है, कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे सिंथेसिस में क्या होता है, कोल्बे सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इसमें। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस में आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है और इटार्ड रिएक्शन में आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, मैं सारी रिएक्शंस आपको एक बार ब्रीफली बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका थैल्मामाइड होता है इस पे रिएक्शन कराते हैं, किसकी, ये हो गया आपका थैल्मामाइड, ये हो गया NH, दिस इज C डबल बॉन्ड O और ये हो गया। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले कराते हैं KOH से, फॉलोड बाय एल्किल हैलाइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। जब ऐसा कराते हैं तो हमको अल्टीमेटली क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन मिलता है, इसको हमने बोला गैब्रियाल। कोल्बे सिंथेसिस में क्या होगा, सीधा सीधा सैलिसिलिक एसिड बनता है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये क्या करता है आपका, ये बनाता है क्या, ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ ईथर बन जाएगा, उसके बाद इटार्ड रिएक्शन से आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ओवरऑल क्या होगा, गैब्रियल से बनेगा सैलिसिलिक एसिड। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट, तो ए का हो गया 4। कोल्बे सिंथेसिस में क्या होगा आपका, सॉरी ए का तो प्राइमरी होगा ना, तो ए का हो गया 3rd, बी का हो गया 4, सी हो गया आपका विलियमसन सिंथेसिस 2nd और डी का हो गया 1st। तो आंसर कौन सा होगा, 4th होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट। अब इसमें भी क्या करना है, हमको मैच ही करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको पता है डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट में क्या है, बिल्कुल आसान है। देखो सोडियम जो होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये क्या बनाता है, दिस इज एनायनिक रिएजेंट, ठीक है ना। ये एनायनिक डिटर्जेंट बनता है। सी टाइम मिथाइल ये क्या बनाता है, ये आपको पता है कैटायनिक रिएजेंट बनाएगा। सोडियम स्ट्रेट जो होता है ये टॉयलेट सोप में सोडियम लॉरेल सल्फेट के रूप में यूज किया जाता है। पॉलीइथाइनिल ग्लाइसिल जो होता है ये होता है आपका नॉन आयनिक अमोनियम क्लोराइड डिटर्जेंट, ठीक है ना। तो ये नॉन आयनिक होगा तो आंसर मैच कर लेते हैं। ए का हो गया 3rd, बी का हो गया 4th, ए का 3rd, बी का 4, सी का हो गया 2nd और क्या आपका डी का हो गया, ए का 3rd है, बी का 4 है, सी का क्या है आपका, सी का 1st है और डी का आपका 2nd है। तो आंसर कौन सा हो गया, 3rd होगा, ठीक है ना। ये सिंपली याद करने वाला है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपको बताना है कि कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो रिडॉक्स है।
तो अगर इन सबको आप देखो तो डीकंपोजिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले दिख रही है, ठीक है ना। बाकी ये भी डीकंपोज नहीं लग रही है, ये भी डीकंपोजिशन नहीं है और ये भी डीकंपोजिशन नहीं है। तो ये सब तो डीकंपोजिशन नहीं है, तो आंसर तो पहला ही हो जाएगा। पर चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई इसमें रिडॉक्स हो रहा है। तो देख लेते हैं रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अगर लेड का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ये होगा +2, नाइट्रोजन का आप निकालेंगे तो +5 आएगा और ऑक्सीजन का निकालेंगे तो -2 आएगा। देख लेते हैं कि जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले लेड जो है, अगर आप यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +2 ही रहा। तो लेड पहले भी +2 के फॉर्म में था, अभी भी +2 के फॉर्म में, तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ना ही तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा +4। पहले क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन के केस में देखें तो यहाँ वैल्यू -2 है, जबकि यहाँ वैल्यू कितनी 0 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब IP1 है, वो कोई एलिमेंट X के लिए है, वो कितनी है, 419 मतलब 419। IP1 है आपका किसके लिए, Y के लिए, और उसकी वैल्यू क्या है 590। अब वो सेकेंड में कह रहे हैं कि जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं तो जो IP सेकेंड है X का वो हो जाता है कितना 3069, और जो आपका IP सेकेंड हो जाता है Y का वो कितना हो जाता है आपका 1145। तो पूछ रहे हैं कि बताओ X और Y क्या होंगे। तो देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि IP1 क्या है आपका एल्कली मेटल है, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NS1, और इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NS2। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है और Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है तो IP की वैल्यू बढ़ती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है, तो फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दैट्स वाई वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका एल्कली मेटल है और ये इसका क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो उस केस में ये बात फुल्ली सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ IP1 एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होगा उससे। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब के IP2 के केस में क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा NS0, मतलब अब इधर प्री सेल में आ जाएगा, और ये हो जाएगा NS1। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको क्या, जैसे मान लेते हैं लाइक सोडियम हम ले लेते हैं, सोडियम प्लस हो गया और इधर हमने क्या ले लिया मैग्नीशियम प्लस। अगर इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ऐसा हो जाएगा। अब देखो जब IP2 होगा तो IP2 का मतलब क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो अब जो IP2 होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन आपको 2p से निकालना पड़ेगा, जबकि यहाँ 3s से, 3s आउटर मोस्ट सेल है, वहां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दैट्स व्हाई IP की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जबकि यहाँ क्या है, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पेनल्टीमेट सेल से निकालना है, तो उस केस में IP की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो जो ऑर्डर होगा वो इस फॉर्म में अरेंज है, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब जो आपका X है वो क्या है, एल्कली मेटल है, और Y क्या है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है, लिखा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फोर आइसोमर टुवर्ड SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो एल्किल हैलाइड होता है RX, SN2 के लिए क्या होता है, अगर इसके लिए SN2 की बात करें तो जो SN2 होता है उस केस में ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। मतलब अगर SN2 के लिए आप अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे एल्किल हैलाइड का, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री होगा, देन 2 डिग्री होगा, देन 3 डिग्री होगा। तो ये ऑर्डर होता है फॉर SN2 मैकेनिज्म के लिए। तो चेक कर लेते हैं, ये वाला एल्किल हैलाइड देखो क्या है, ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है।
इसको आप देखेंगे तो ये 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है, इधर वाला भी आपका 1 डिग्री है और ये वाला आपका 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड का ज्यादा होगा। अब इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में क्या होगा, बल्कि वाला बेस ये होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, ब्रांचिंग है, तो ये थोड़ा बल्कीनेस शो करेगा। तो उस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, फिर थर्ड की। अब आते हैं इसमें, तो इसमें 2 डिग्री मतलब सेकेंड, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 4 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, 4। और ऐसा अगर आप मैच कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर 4। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन दे दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ शेप क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, देखो जैसे अमोनिया का निकालो आप, अमोनिया का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें देखेंगे जो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन है, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, NH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3। हाइब्रिडेशन sp3 होता है, आपको पता है बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 होता है, होता तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन कैसा होगा, अभी क्या होगा, ये पिरामिडल होगा, ठीक है ना, दिस इज पिरामिडल, ठीक है ना। ClF3 का अगर आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा, 3 फ्लोरीन ज्वाइंट हो जाएंगे, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, और इधर क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मतलब sp3, और ये हो जाएगा आपका sp3d, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो और लोन पेयर 2 हो तो उसका शेप क्या होता है, टी शेप होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, टी शेप। उसके बाद BRF5 में क्या हो जाएगा, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो मिला लेते हैं, अमोनिया क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ClF3 अभी मैंने देखा क्या होगा, टी शेप्ड होगा, ये क्या होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। PCl5 का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये आएगा sp3d, कोई भी लोन पेयर नहीं है, दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 4, तो ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट, नहीं सी का सेकेंड, ये रहा, और डी का फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आते हैं। जिसको भी डाउट हो कि ये कैसे हुआ है तो आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाएं, वहां पे देखें कि कैसे हाइब्रिडेशन बताया गया है और कैसे प्रिडिक्ट करने के लिए आपको आंसरिंग की गई, ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये देख लीजिए, ये रहा। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे, एक थर्मोप्लास्टिक मिलेगा और एक मिलेगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है ना। तो थर्मोप्लास्टिक में इन एग्जांपल्स में देखेंगे आप तो जो बेकेलाइट है, यूरिया रेजिन है और मेलानिन पॉलीमर है, ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है। केवल और केवल एक बच रहा है पॉलीथीन, दिस इज द थर्मोप्लास्टिक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज्ड ही करना है, ठीक है ना। तो ये तीनों थर्मोसेटिंग के एग्जांपल है, तो एक ही बचा आपका पॉलीथीन जो कि थर्मोप्लास्टिक होता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा। अब ये देखिए लिस्ट दी गई है और आपको पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड क्या है। तो पता ही है बोरेक्स जो होता है Na2B4O7.10H2 होता है, तो A का 4। कार्नेनाइट क्या होता है, जब 4 वाटर होगा तो उसको कार्नाइट कहेंगे और 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो उसको बोरेक्स कहेंगे। आर्थोबोरिक एसिड क्या होगा, H3BO3, और बोरेक्स बीट क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट मतलब NaBO2। तो मिला लेते हैं, A का हो गया आपका 4, बी का हो गया आपका सेकेंड, सी का हो गया थर्ड और डी का हो गया फर्स्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद है तो आप कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो हाफ सेल रिएक्शन दी गई है। एक दिया है कोबाल्ट +3 है, एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कोबाल्ट +2 बना रहा है, और इसके लिए उसने E0 की वैल्यू CO डाई पॉजिटिव और CO ट्राई पॉजिटिव के रूप में कितना दिया है, -1.81 ये दिया है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, दो एल्युमिनियम +3 है
और इसकी रिएक्शन 6 इलेक्ट्रॉन से करा रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है 2 एल्युमिनियम में, और इसके लिए भी इन्होंने ई नॉट की वैल्यू एल्युमिनियम और एल्युमिनियम +3 के लिए कितना दे दिया है, प्लस का 1.66 वोल्ट दे दिया। ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इसका ईएमएफ कैलकुलेट कराओगे तो ईएमएफ क्या होता है, आपकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना। तो ईएमएफ में अमाउंट से मैटर नहीं करेगा कि इधर 2 है तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू आप अलग लोगे और इसका 1 है तो ईएमएफ की वैल्यू अलग लोगे। जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपके जो आयंस है या कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करती है। तो उस केस में क्या होगा, आपने पढ़ा होगा जो ई होगा, ई सेल जो होता है वो होता है ई कैथोड, वो भी कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड करते हैं। ठीक है ना, यही करना होता है। लेकिन बात आ रही है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसआरपी निकालते हैं। ये वाला जो अगर आप देखोगे तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या दिया है, एसओपी। तो इसका अगर एसआरपी निकालेंगे आप तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस का 1.81। क्यों, क्योंकि जैसे मतलब ये क्या है आपका, ये एसओपी दिया है और जो एसओपी होता है वो माइनस एसआरपी के बराबर होता है कि नहीं। तो एसआरपी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसी तरह ये भी क्या है, एसओपी दिया है तो हमको क्या चाहिए, एसआरपी। तो इसका एसआरपी जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगा क्या, प्लस का सॉरी माइनस का 1.66। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है ना। तो आपको पहले इन दोनों में ये प्रेडिक्ट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो देखो आप समझो, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा उसको मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जाहिर सी बात है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। मतलब इसमें जो कैथोड होगा वो कौन होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा आपका ये, क्योंकि इसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स बिहेव लाइक अ कैथोड। ठीक है ना। और जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो जो दूसरा वाला है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देना है। ये वैल्यू 1.81 है, ये माइनस है, माइनस का 1.66 है। जब ओवरऑल वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 3.47 वोल्ट, और यही हमारा आंसर हो। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एलिमेंट यूज फॉर वेल्डिंग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, वेल्डिंग मेटल पर्पस के लिए तो हम लोग यूज करते हैं जो गैस है वो है आपकी नियन, लेकिन याद रखना वेल्डिंग आर्क मेथड में आपका क्या यूज होता है, आर्गन गैस यूज होती है। लेकिन अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो उस केस में आप कौन सा यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। ठीक है ना। ये जो आर्गन होती है इसको हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग आर्क मेथड में। ठीक है ना, वेल्डिंग आर्क मेथड में इसका यूज किया जाता है, जबकि हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, हाइड्रोजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये दिया है आपका क्या, दिस इज अ बोरेक्स। ठीक है ना, ये है बोरेक्स जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो चुका है, इसको हीट कर रहे हैं तो इधर क्या बन रहा है, सोडियम मेटाबोरेट। दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। अच्छा, यहाँ जब सोडियम मेटाबोरेट बनता है तो उसके साथ साथ और क्या बनता है, तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोरिक एनहाइड्राइड। इसमें क्या होगा, बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, और जो बोरिक एनहाइड्राइड होता है वो क्या होता है, B2O3। तो इसकी हीटिंग से क्या बनेगा, B2O3 और सोडियम मेटाबोरेट कंबाइनली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बोरेक्स बीड होता है जो डिफरेंट मेटल आयन की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, B2O3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फर्स्ट आईपीएस का ऑर्डर बताना है। आपको पता है जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई आईपी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में देखें तो लेफ्ट टू राइट आएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो ऑर्डर ये होना चाहिए था। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होता है, तो इस केस में
अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो 2p3 होता है, जबकि इसका 2p4 होता है। तो ये क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, दैट्स वाई क्या होगा, इसकी जब Ip की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन आगे आ जाएगा और ऑक्सीजन आपका पीछे आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ये क्वेश्चन। अब आपको क्या है बताना है कि ये जो दिया है ना 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, इसमें आपको बताना है कि अगर ये 1% आयनाइज हो रहा है तो पीएच क्या होगा। बहुत ही आसान है। अगर कोई वीक एसिड है उस केस में अगर आपको पीएच बताना है तो वो होता है एच आयन कंसंट्रेशन। कैसे निकालते हैं, ये होता है सी अल्फा। सी कितना दिया है 0.01 मोलर और अल्फा की वैल्यू है 1/100। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻⁴ आ गया। तो एच आयन कंसंट्रेशन हमारा कितना आ गया 10⁻⁻⁴। तो पीएच क्या होता है माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 10⁻⁻⁴, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, 4 इसका करेंट आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो, अब ये देखो तो आपको देखो ये क्या दिया है कि अलग अलग, मतलब ये एब्जॉर्प्शन एसम थ्योरम दिया है जिसमें ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो क्या हो रहा होगा एडजॉर्ब हो रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एडजॉर्ब होता है, और आपने पढ़ा होगा जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म्स है वो क्या बताता है कि x/m जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है p के इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ग्राफ आपका ऐसा बनता है। लेकिन अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दें, ठीक है ना, अभी ये कब होगा जब हम लोग अभी कुछ भी फिक्स नहीं रख रहे हैं, तो अभी मैं इसको बता नहीं रहा हूं आपको। मैं इतना बता दूं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर जो x/m की वैल्यू होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है ना, अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस केस में मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट करिएगा तो देखो अब क्या हो रहा है, सबसे कम वैल्यू किसकी है T3 की, उससे ज्यादा वैल्यू T2 की है और सबसे ज्यादा वैल्यू T1 की है। और अभी मैंने बताया अगर xm की वैल्यू बढ़ेगी तो T की वैल्यू कम होगी। तो इस केस में xm सबसे ज्यादा किसके लिए, T1 के लिए, तो T1 की वैल्यू सबसे कम, उससे ज्यादा T1 की वैल्यू सबसे कम होगी, उससे ज्यादा T2 की होगी और उससे ज्यादा T3 की होगी। तो ऐसा ऑर्डर आप किसको देखने मिलेगा, तो सेकेंड आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या है कि वो कह रहा है कि एक कोई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है जिसका जो हाफ लाइफ है कितना 2000 साल है। अब वो कह रहा है कि मान लेते हैं कि 8000 साल बाद जो हमारा कंसंट्रेशन है किसी प्रोडक्ट का वो कितना हो गया 0.02 मोलर देन द इनिशियल कंसंट्रेशन। वैसे तो फार्मूला बेस्ड भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। हाफ लाइफ कितना दिया है, टोटल हाफ लाइफ है इसकी 2000 साल। ठीक है ना, और वो क्या कह रहा है कि हमने 8000 साल यूज किया, तो टोटल कितनी हाफ लाइफ होंगी ये हमें कैसे पता चलेगा, जो टोटल टाइम है उससे क्या करो एक हाफ लाइफ को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ टी हाफ कितने हैं 1/4। अब वो कह रहा है कि जब कोई एक्स है और जब इस पे 4 हाफ लाइफ पास हुई तो उसका 0.02 मोल बचा, तो बताइए इस x का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, देखो कैसे, अगर ये वैल्यू, अगर ये क्या हो रहा है, ये 4 बार 4 हाफ लाइफ हुआ ना, तो मान लेते हैं x से एक हाफ लाइफ गुजरा तो कुछ बना y, उसके बाद आपका p बना, फिर आपका q बना। ठीक है ना, और q से उसके बाद ये बना, तभी तो 4 हाफ लाइफ होगी 1 2 3 4। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है जब भी हाफ लाइफ होती है तो जो कंसंट्रेशन अगर मान लेते हैं इसका c होगा तो इसका कितना हो जाएगा c/2, इसका कितना हो जाएगा c/4, इसका कितना हो जाएगा c/8 और इसका कितना हो जाएगा c/16। ठीक है ना,
तो ओवरऑल अगर इसका कंसंट्रेशन आपने C माना है तो ये वैल्यू क्या होगी C/16 और C/16 की वैल्यू अभी आपने देखा कितना है 0.02 मोर, तो C की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 0.33 मोर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि जो आपका 8000 साल के बाद जो कंसंट्रेशन होगा वो 0.32 मोलर होगा उस कंपाउंड का, जो कि फर्दर क्या होगा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते होते 4 लाइफ में कितना बचेगा 0.02 मोलर। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई एक मोल आइडियल गैस है जो 300 केल्विन पे एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली। याद रखिएगा क्या है बोला इसने, आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम। पूछ रहा है डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है जब डेल्टा यू जब आइसोथर्मल कंडीशन हो तो क्या होता है 0 होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 0। अरे जब आइसोथर्मल कंडीशन होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बिल्कुल नहीं आता है, वो तभी आता है जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आइसोथर्मल के कंडीशन के केस में क्या होता है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आइसोथर्मल के कंडीशन में ये होता है कि जो वर्क डन होता है वो टोटल मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये हमने बात कर ली है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको पूछ रहा है C1 और C2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सबसे पहले अगर इस कंपाउंड को देखो तो ये क्या है आपका CHO, CH डबल बॉन्ड C, इधर है आपका CH2 और इधर क्या है C डबल बॉन्ड O और इधर हो जाएगा OCH3, ठीक है ना, ये कंपाउंड है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तभी तो आइडिया लगेगा कि किसका हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अगर आपको पता है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो इसमें एक होता है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एक होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका कौन सा एल्डिहाइड और ये वाला फंक्शनल ग्रुप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका कीटोन है, ठीक है ना। तो एक तरफ एल्डिहाइड है एक तरफ कीटोन है, तो फिर क्या करें, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखो क्या करना है आपको, सॉरी कीटोन नहीं, गलती हो गई आपसे, दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज अ ईस्टर, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया, ये है आपका दिस इज ईस्टर, ठीक है ना। और प्रियॉरिटी प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो ईस्टर क्या है डोमिनेट है, दैट्स वाई ये क्या करेगा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और जब ऐसा होगा तो जो नंबरिंग होगी वो इधर से होगी, तो पहला नंबर इसको मिलेगा और दूसरा नंबर इसको मिलेगा। तो हमको पहले नंबर के कार्बन का क्या निकालना है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्योंकि डबली बॉन्डेड, और ये वाले का क्या हो जाएगा sp3, और ऐसा होगा तो आंसर कौन हो जाएगा sp2 एंड sp3 इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है 2.15 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दे गया है 2.5 ml। तो आपसे पूछ रहा है मास क्या होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा डेंसिटी 2.15 ग्राम है और इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 ग्राम, ठीक है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5.4, एक मिनट में कर दे रहा हूँ 2.15 और इसको 2.5 से हमने डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 बजे 25, ये हो जाएगा 5 7 और ये 10, ठीक है ना, और ये हो जाएगा थर्ड और 2 4 ये होगा। तो ओवरऑल देखो तो हो जाएगा 5 7 3 और ये हो जाएगा आपका 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.375, ठीक। अच्छा आपको पता है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो लोअर सिग्निफिकेंट नंबर होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं। और जब आप देखोगे तो ये क्या है 2.5 है ना, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 2, और जब सिग्निफिकेंट नंबर 2 है तो आपका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा 2 सिग्निफिकेंट नंबर में होगा। तो इसको जब आप 2 सिग्निफिकेंट नंबर में लाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.4, क्योंकि अगर इसके बाद की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तो उस केस में ये वैल्यू एक बढ़ के आती है, तो प्रीवियस वैल्यू एक बढ़ जाएगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 5.4 ग्राम, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन को कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे? क्लोरीन से। क्यों? तो अगर कोई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपने आप को क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये कब करेगा? पहली बात तो ये है कि जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कम है। जैसे मान लो आपको फ्लोरीन को तोड़ना है और क्लोरीन को तोड़ना है, ठीक है ना, तो फ्लोरीन कम एनर्जी लेके F- में टूट जाए तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, जबकि क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा एनर्जी लेके टूटता है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, ये जो अगर F- में गया और इधर ये Cl- में गया तो दोनों का हम लोग क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे एक्व सोल्यूशन में तो उस केस में जो फ्लोराइड माइनस है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका क्या होगा? जो हाइड्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, और हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा तो उस केस में जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी तो उस केस में ये हाईली स्टेबलाइज फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन भी सही है और सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो वो कम होता है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है ना, समझ में आएगा। तो फ्लोरीन का क्या हो जाता है? क्लोरीन से कम हो जाता है। अगर क्लोरीन का ज्यादा रहता, अरे फ्लोरीन का, तब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। किससे? अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बेसिस पे बात करें तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा, दैट्स वाई ये क्या करेगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है फ्लोरीन की वो लेस नेगेटिव है देन क्लोरीन। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होगा कि ये दो मेन फैक्टर हैं, फैक्टर ए और फैक्टर बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ये वाला ऑर्डर गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है कि क्योंकि लेस नेगेटिव नहीं होता वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ए और बी ओनली। ओके, चल नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको मैच करना है। तो बिल्कुल आसान है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा है? दिस इज एम्बी डेंटेट लिगेंड। और जब भी एम्बी डेंटेट लिगेंड हो तो आपको पहले प्रिडिक्ट कर लेना है कि क्या ये लिंकेज आइसोमर होगा। तो देखो यहाँ पे NO2 की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि यहाँ ONO का, मतलब दो अलग अलग डोनर साइड, बिल्कुल ये कैसा आइसोमर होगा? लिंकेज आइसोमर, ठीक है। दूसरा, ये देखो दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोनों जो आयन है, चाहे एनायन हो और कैटायन, अगर वो कॉम्प्लेक्स में मिलता है तो ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है ये देखो, ये जो नीचे दिख रहा है, अगर इसको आप आयनाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? Br माइनस, और अगर इसको आप आयनाइज करोगे तो SO4-2 मिलेगा। देखो दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है पर अलग अलग आयन दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर। और इधर हम देखें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो यहाँ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कौन सा आइसोमर होगा? हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर को दूसरा हम लोग कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा आपका सेकेंड, और सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का हो जाएगा फोर्थ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? लिखा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो क्या होता है डीनेचुरेशन? आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है दिस इज स्पेसिफिक फॉर पीएच एंड टेम्परेचर। जब आप पीएच या टेम्परेचर को चेंज करेंगे ना तो प्रोटीन क्या करता है? अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के वो जो सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर बना रहा होता है वो टूटने लगता है। तो पहली बात क्या है कि हाँ, टेम्परेचर या फिर पीएच आपने चेंज किया तो डीनेचुरेशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि जो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्रोटीन की वो लॉस हो जाती है। बिल्कुल सही है। क्या होता है? मान लेते हैं कि जो 3 डिग्री प्रोटीन होता है ना, 3 डिग्री जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। लेकिन जब इसका डीनेचुरेशन होता है ना, तो जो डीनेचुरेशन होने की वजह से ये 1 डिग्री या 2 डिग्री में टूट जाएगा, और जब ये 3 डिग्री में रहेगा तभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो अब ये 3 डिग्री में तो रहा नहीं है, तो 1 डिग्री में टूट गया, तो उस केस में इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है? अ प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड।
ये बात सही है, लेकिन इसका डीनेचुरेशन से कोई लेना देना नहीं है। डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है। समझ में आ गया? पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी, केवल कौन ब्रेक करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है ना? तो जब पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो इस बात का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, और यही क्या है? हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना? लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि अनकॉइलिंग ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हेलिक्स बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनता है। जब ऐसा होगा तो इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 77 नंबर का। देखिए क्या है। सबसे पहले ये है आपका pyridine के प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करा रहे हैं। बिल्कुल आसान रिएक्शन है। देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। जब इसकी रिएक्शन हम एनिलीन से कराते हैं तो कौन सा रिएक्शन देगा? SNAE रिएक्शन देगा ना। ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर क्लोज होगा और ये लीव कर जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर हो जाएगा NH, और इधर हो जाएगा क्या? आपका बेंजीन रिंग। ठीक है ना? अब जब इसकी रिएक्शन आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो ये क्या करता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको क्या करता है? रिड्यूस कर देगा, और कहां लेके जाएगा? एल्कोहल में। तो ये बना लेता है CH3, फॉलोड बाय अगर हाइड्रोलिसिस होंगे तो टोटली रिड्यूस हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 NH, और इधर हो जाएगा क्या? आपका बेंजीन रिंग। ठीक है ना? और जब ऐसा देखेंगे तो आंसर कौन सा होगा? आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो, अब ये क्या है? ये बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज क्वेश्चंस है। आज इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी मैचिंग है। तो सबसे पहले बात करें, फ्रैंकल डिफेक्ट हो चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट हो, बोथ आर आयनिक कंपाउंड डिफेक्ट। तो जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है इसमें क्या होता है? जो आयन होता है अपना इंटरस्टिशियल साइट क्या कर देता है? लूज कर देता है। लूज करके कहाँ आ जाता है? इंटरस्टिशियल साइट में। तो उस केस में उसकी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें होगा? ये आयनिक कंपाउंड में होता है, और इसमें डेंसिटी का कोई लॉस नहीं होता। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? इसमें कैटायन और एनायन दोनों लॉस कर जाते हैं। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड में तो होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि ये होता है नॉन आयनिक सॉलिड्स में, और इसमें क्या होता है कि जो आपका जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें जो आपका आयन होता है वो क्या करता है? अपने को लूज करा लेगा, वहां से लॉस कर देता है। इसी को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, उसमें जो दूसरे मेटल के आयन है वो घुस जाते हैं, और जब घुस जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सेकंड। ठीक है ना? तो ओवरऑल इसका आंसर बिल्कुल आसान है। तो ए का हो जाएगा कौन सा आपका? अगर मैच करें तो ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो थर्ड हो गया, सी हो गया आपका फर्स्ट, और डी हो गया आपका सेकंड। तो आंसर कौन सा होगा? 4। बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसके अलग से लिए कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है? देखो क्या लिखा है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। सही बात है कि क्लोरीन तो प्लस आर भी रहता है और माइनस आई भी, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इसका क्या करता है? डोमिनेट करता है। ठीक, सही बात है। लेकिन दूसरा क्या लिख रहा है कि बट इन आर्थो एंड पैर, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है तो इसको क्या होना चाहिए था? मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है ना? क्यों ऐसा करता है ये? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये प्लस आर इफेक्ट की तरह शो करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है क्लोरीन का कि जो क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को। ठीक है ना? लेकिन ये क्या होता है आपको पता है कि चूंकि ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, तो ये क्या करता है? आर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। और जब स्टेबलाइज करेगा तो जाहिर सी बात है इसीलिए आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। समझ में आ गया? तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है अपने स्टेटमेंट को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इज द फर्स्ट। समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया आपका ये। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अब ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि एग्जाम्पल नहीं है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन की। और याद करिए मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, ठीक है ना, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग अगर अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एलिमिनेशन होता है। तो देख लेते हैं, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी अमोनिया डेरिवेटिव है, ये भी होगा। यहाँ पे भी अमोनिया है, बिल्कुल होगा। तो इन तीन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन तो होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ केवल एडिशन हो रहा है, एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। और जब नहीं हो रहा है तो ये केवल और केवल किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, नॉट एलिमिनेशन। और जब ऐसा नहीं है तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 4 गैस के सिलेंडर रखे गए हैं। किसका रखा है, हीलियम का रखा गया है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर सेम टेम्परेचर पर रखे हैं और इनको हम कूल करना चाहते हैं तो सबसे पहले कूलिंग किसकी होगी। देखो आपको पता है जो कूलिंग होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जो हीलियम होता है ये नोबल गैस है, नोबल गैस होता है। इस केस में क्या होता है, जो इसका कूलिंग होगा वो सबसे कम होगा। नाइट्रोजन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसमें भी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसमें, इसमें क्या होता है, इसमें भी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग ऑल फॉलोइंग फोर्सेस। और जब ऐसा ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके केस में होगा, अमोनिया। तो इसको लिक्विफाई करना भी बिल्कुल आसान होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि डिक्रीज इन द साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनाइड सीरीज। वो कह रहा है कि एक्टिनाइड सीरीज में जब हम लोग क्या करते हैं, एक्टिनाइड सीरीज कहां से कहां तक होती है आपका, तो ये होता है आपका थोरियम 90 से लेके लारेंसियम 103 तक, ठीक है ना, ये होता है। तो ये कह रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। और आपको पता है जो एफ इलेक्ट्रॉन है इनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। और जब शील्डिंग पुअर होगी तो जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंक्रीज होगा तो साइज कम हो जाएगा। तो इस केस में जो अगर आंसर देखोगे तो क्या होगा कि जो 5f ऑर्बिटल है इनकी शील्डिंग क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, इनका जो साइज वेरिएशन है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, साइज कम होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये था किसके बारे में, इसके बारे में। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। सभी क्या है, एल्केन है। तो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है ना। पहले क्या देखोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट देखोगे। और मॉलिक्यूलर वेट देखने के बाद अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो फिर हम क्या देखते हैं, ब्रांचिंग। तो ये ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें सबका आप देखो तो हेप्टेन में कितने कार्बन, 7 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, यहाँ पे कितना 4 कार्बन और यहाँ पे कितना 6 कार्बन। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, ई का होगा, फिर सी का होगा। और इन दोनों में अगर आपने देखा कि सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस केस में ऑर्डर हो जाएगा बी और सी। और ऐसा देख लो किसमें है, तो ए ई बी सी, सॉरी ए, ये डी होगा ना, सॉरी डी होगा, नॉट सी दिस, और बी डी। तो यही आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है मैच द रिएजेंट। आपको बताना है कि ये जो रिएजेंट है उसको मैच कराना है। बिल्कुल आसान है, ये देखो कौन सा है, बेस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H+ मिल रहा है। इससे क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। कौन सी रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिमेट रिएक्शन। दिस इज सिमेट रिएक्शन। तो सिमेट रिएक्शन में क्या मिलता है, बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड मिलता है। एक्वस NaOH क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये रिएक्शन कब करा रहे हो, फिनॉल पे करा रहे हैं ना। ये जो रिएक्शन है देखो क्या कर रहे हैं कि फिनॉल पे रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब फिनॉल पे ये रिएजेंट डालोगे तो कौन सा होगा, सिमेट रिएक्शन क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड।
अगर फिनॉल पे आपने इसको डाला तो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज रीमन टीमन रिएक्शन। और रीमन टीमन में क्या होगा, आपका जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, आपका बेंजल्डिहाइड। तो सेकेंडली क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होगा कि फिनॉल पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, जिंक डस्ट डाल रहे हैं। और जब फिनॉल पे आप जिंक डस्ट डालते हो तो दिस इज कौन सी रिएक्शन, ये होती है रिडक्शन रिएक्शन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। और लास्ट में क्या है, Na2Cr2O7.H2O, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ये क्या होता है, फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोक्विनोन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा आपका थर्ड, सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, लिस्टिंग बतानी है। तो बिल्कुल आसान है, देखो क्या है, इसमें क्वांटम नंबर दिया गया है और इधर क्या दिया गया है, ऑर्बिटल। आपको पता है जो n होता है वो क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ a के लिए अगर n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, s के लिए। तो पहली वाली वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, 2s के लिए, सॉरी l की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है किसके लिए, s के लिए, 1 होती है p के लिए और 2 होती है d के लिए, 3 होती है f के लिए। तो देख लेते हैं, तो इसका ये 2 और 1 है तो मतलब 2p हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2p। ये 3d हो जाएगा क्योंकि ये होगा, इसमें क्या होगा, 3s हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2s। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। तो देखो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो 3p। तो ये का थर्ड, b का हो जाएगा आपका 4, c का हो जाएगा आपका सेकेंड और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैल्सिनेशन रिएक्शन। पूछ रहा है कि कौन सी कैल्सिनेशन रिएक्शन नहीं है। आपने मेटलर्जी में पढ़ा है कि कैल्सिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हम कार्बोनेट ओर को या फिर ऑक्साइड ओर को या फिर हाइड्रेट ओर को हम लोग क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। ठीक है ना, तो इन तीन में देखो क्या है, ये आपका ऑक्साइड ओर है, ये कार्बोनेट ओर है और ये भी कार्बोनेट ओर है। इन सबको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट ओर तो है लेकिन इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ कर रहे हैं। और जब HCl के साथ करेंगे तो ये हमारा कैल्सिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। इसमें सिंपली कंपाउंड को हीट कर लिया जाता है, कोई रिएजेंट यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कैल्सिनेशन रिएक्शन नहीं। ठीक है ना, बाकी सभी है कैल्सिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.66। तो आपको पूछ रहा है कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसकी क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब 5, और 5 ही वो आपसे पूछ रहा है। तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, ये है आपकी 1.68 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलो जूल पर मोल। एचवी मतलब क्या है, एच न्यू, न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू कैसे निकालोगे, एच सी बाई लेमडा। ठीक है ना, तो एच सी बाई लेमडा की वैल्यू अगर इसके लिए निकालें तो एच की वैल्यू कितना है, ये पर एटम के लिए आएगी, तो पर मोल के लिए क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। उसके बाद ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपान लेमडा की वैल्यू कितनी है, तो अभी आपने लेमडा देखा कि कितना है 300 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 300 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर। इसके अलावा चूंकि ये कितनों के लिए है, एक मोल के लिए इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिए। ठीक है ना, अच्छा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक है ना, तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 1.68 इंटू 10 टू दी पावर 5, और ये एच सी बाई लेमडा मतलब कितना आ गया 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक है ना, तो यहां से जो 5 की वैल्यू आएगी वो 3.9 माइनस 1.68 इंटू ओवरऑल ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 5। सॉल्व करोगे तो वैल्यू कौन सी आएगी, फोर्थ वाली वैल्यू आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये क्वेश्चन आपको उसमें भी मिलता है, क्या बोलते हैं बेटा, फिजिक्स के चैप्टर में भी मिलता है। ठीक है ना, यहाँ वहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक,
अब क्वेश्चन एक ये है, एक कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है, दिस इज 4A 3B 6C और 9D, ठीक है ना। इसके लिए अलग अलग रेट डिटर्मिनेशन दिया गया है। सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या करूं, रेट इक्वेशन लिखते रहूं। कैसे, अगर ये 4A है तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस का dA/dt, ये बराबर होगा किसके, 1/3 माइनस, इधर मैं कर दे रहा हूं, ये प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस कर देना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, dB/dt के, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, प्लस का 1/6 dC/dt, इसके बराबर होगा। और नेक्स्ट जो होगा आपका, जो लास्ट होगा वो होगा क्या आपका 1/9, 1/9, ये हो जाएगा d कैपिटल D/dt, ठीक है ना। तो ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको करते जाइए, पढ़ते जाइए। पहले कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, dC/dt, ये क्या है, कितना है, 6 × 10⁻⁻² है। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ए का वो कितना है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये है माइनस dA/dt, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻²। तो आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इसका 1/4, क्योंकि यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसका 1/4 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × 10⁻²। चाहे इसका भी निकालो आप तो कितना हो जाएगा, 1/6 × 10⁻, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 × 10⁻²। तो 1 हो गया। अब कह रहा है कि अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो माइनस dB/dt है ये कितना है आपका, इसी को पूछ रहा है, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जो dB/dt है इसकी वैल्यू क्या होगी जब dt की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड है। तो आपसे dB पूछ रहा है, बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे आप देख लो, आप इसको कैसे करोगे, मैं इधर बता दे रहा हूं, इधर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये क्या होगा, अगर इसका होगा तो 1/3 माइनस dB/dt की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 × 10⁻² के। तो यहाँ dB क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 × dt × 10⁻², और 3 और dt की वैल्यू 10 अभी आपने देखा, ये हो जाएगा 10⁻²। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 × 10⁻²। तो जो आपका जो डिसअपियरेंस है वो किसका होगा, बी का, इस रेट से होगा, और जो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो अब ऊपर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है द इनकरेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का जो इनकरेक्ट मेथड है सिंथेसिस का वो बताइए कौन सा है। तो पहला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइन, मतलब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किससे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और बिल्कुल सही है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कौन सा रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन, और बिर्च रिडक्शन से क्या होता है, ट्रांस एल्कीन बनता है, तो बनेगा। नेक्स्ट क्या है, एल्किल हैलाइड से एल्कोहलिक केओएच, मतलब क्या कर रहे हैं, आरएक्स पे रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, एल्कोहलिक केओएच की, कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, और इस केस में हमें क्या मिलता है, एल्कीन ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्किल हैलाइड को हम एक्वस केओएच से ट्रीट करेंगे। अगर आपने एल्किल हैलाइड को एक्वस केओएच से ट्रीट करा तो इस केस में क्या होता है, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उस केस में हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ना कि एल्कीन। तो यही हमारा आंसर गलत होगा, क्योंकि थर्ड में हमें एल्कीन नहीं मिल रही है, एल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट बोल रहा है कि ट्रीटिंग विद विसिनल डाइहैलाइड विद जिंक, अब विसिनल डाइहैलाइड को जिंक मेटल से ट्रीट करना है, तो इसका भी देख लेते हैं। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या हो गया आपका, दिस इज जिंक है, और विसिनल का होता है मतलब अगल बगल हैलोजन, तो अगल बगल हैलोजन है तो क्या होगा, जिंक यहाँ आएगा, ZnCl2 ग्रुप में इनको निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइन, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर है, मतलब नहीं होगा, इससे भी एल्काइन बनेगा, तो लास्ट आंसर कौन हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इनकरेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड के लिए सबसे पहली रिएक्शन देखो क्या है,
एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिलियम पैलेडियम SO4। कौन सा रिडक्शन? रोजेनमुंड रिडक्शन। और रोजेनमुंड में क्या होता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। ये कौन सी रिएक्शन है? इसको बोलेंगे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में भी बेंजल्डिहाइड बनता है। ये क्या है? ईस्टर की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, डिबाल H। और ये क्या करता है आपको पता है? ये किस में कन्वर्ट करता है? इसमें भी बेंजल्डिहाइड, तो इससे भी क्या बनेगा आपका? बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है कि इससे जब रिएक्शन कराओगे तो इससे बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। देखो इसमें भी होगा क्या आपका? ये वाला कंपाउंड बनेगा। और दिस इज नॉट बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजो एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन है तो हमें तो एसिटोफिनोन बनाना नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई नीड नहीं है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट एज आयरन डाई पॉजिटिव इन दिस कंपाउंड, ठीक है ना। जबकि जो आयरन डाई पॉजिटिव है आयरन सेकंड और आयरन थर्ड के रूप में पाया जाता है। तो देख लेते हैं, हम क्या करते हैं कि इसका देख लेते हैं। तो जो Fe.096 है ये O है, ये जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होगा मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ये +2 के बराबर आएगा, और O2 जो होगा वो -2 के बराबर होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। मतलब ये जो आयरन का कंपोजिशन है, मतलब मान लेते हैं कि जो इसमें +3 वाला है वो कितना है? X% है, जबकि जो +2 वाला है वो कितना है आपका? 0.96 माइनस X% है, ठीक है, यही तो होगा। और इसकी ओवरऑल वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा? 3x प्लस इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी कितना? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8 1.9 है, ठीक है ना, ये हो गया। और ये हो जाएगा -2x = 2, ठीक है ना। तो जब ओवरऑल यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी कितनी? 0.08, ठीक है ना। सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 0.08 आएगी, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड, ठीक है। अच्छा, 0.08 ये भी हो जाएगा, और 1/12 की वैल्यू जब निकालोगे ना आप तो वो भी वैल्यू कितनी होगी? 0.08 के आसपास ही आएगी। दैट्स वाई दोनों आंसर इसमें सही होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला, दोनों आंसर सही है इसमें। क्लियर? ओके। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पजेस बोथ पाई एंड सिग्मा कैरेक्टर। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेटल कार्बोनिल होता है ना, इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये क्या करता है? वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल से जुड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन जो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है? जो मेटल क्या करता है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना रहा होता है? पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होगा, तो ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है वो कि द लिगेंड ऑफ मेटल बॉन्ड एज अ पाई बॉन्ड। ये कह रहे हैं जो लिगेंड है ये मेटल से पाई बॉन्ड से जुड़ा है। बिल्कुल गलत, ये पाई बॉन्ड से थोड़े जुड़ा है, ये तो कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड से जुड़ा है। और कह रहा है मेटल टू लिगेंड बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। मेटल से लिगेंड क्या है? सिग्मा बॉन्ड नहीं है बेटा, पाई बॉन्ड है। तो दोनों गलत है, तो स्टेटमेंट ए सही है, आर गलत है। और इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा जो कंडीशन है वो गलत है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो तो एनिलीन है, एनिलीन पे जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? जब एनिलीन पे इसकी रिएक्शन कराते हैं सबसे बनता है हमारा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये बनेगा। अच्छा, जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हीट करेंगे तो ये SN रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। उसी तरह क्यूमीन है, क्यूमीन का जब स्ट्रक्चर है, जब आप इस पे एयर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यही होता है बेटा क्यूमीन, ठीक है ना। और जब ऐसा करते हो आप, तो अगर आपने क्या किया, एयर की रिएक्शन कराई और साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, तो इस केस में ये दो कंपाउंड बनाता है। एक कंपाउंड बनाता है ये आपका फिनॉल, और दूसरा जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? एसीटोन बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये भी रिएक्शन सही है, किससे भी बनेगा। तीसरे में देखो ये क्या है आपका? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की रिएक्शन NaOH से एसटीपी कंडीशन में नहीं होती है। इसके लिए आपको हीटेड कंडीशन और पिरिडीन के प्रेजेंस में साथ में एसिडिक कंडीशन रखने पे होती है। तो ये नहीं होगा, तो यही आंसर होगा हमारा थर्ड, ठीक है ना। इसके अलावा जो बेंजीन है उसकी सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आपने क्या किया, ओलियम से रिएक्शन कराया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो भी आपको फिनॉल का कंपाउंड मिल जाता है।
तो ये सारे से फिनॉल मिलेगा, तीसरे वाले से तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो उससे फिनॉल नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कोई वेसल है जो 3.2 कार्बन डाई ऑक्सीजन कंटेन किया है, तो जो O2 है उसकी वैल्यू कितनी है 3.2 ग्राम, ठीक है ना। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 273.15 और ये जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। और अगर इसको आप नोटिस करो तो दिस इज एसटीपी, ठीक है ना। तो अगर एसटीपी पे अगर ये वेट दिया है तो मोल कितना O2 का वो होगा 0.1, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा O2 का, ये हो जाएगा 2.24 लीटर, ठीक है ना। तो इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर। अब वो क्या कह रहा है कि नाउ द ऑक्सीजन इज ट्रांसफर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर प्रेशर बिकम 1/3। अब वो क्या हो रहा है कि प्रेशर 1/3 हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो आपको पता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो और मोल भी कांस्टेंट हो, तो उस केस में P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाता है P2 V2, ठीक है ना। अच्छा, P1 कितना था 1 एटमॉस्फेयर था, V1 कितना था 2.24 लीटर था, P2 उसने कहा 1/3 हो गया, तो आपसे पूछ रहा है V2 कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.24 इंटू 3, सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 6.72। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, कि इसमें आपकी जो वैल्यू होगी वो सही होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब पहला क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ना, किसी भी फ्लूइड में या उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व है उसको बताने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की यूज की जाती है। तो ये बताएगा कि ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो था जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हुआ करता था। ये जो ओजोन लेयर डिप्लेशन ना, आपको पता है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है उसके वजह से डिपोजिशन जाता है, और जो क्लासिकल स्मॉग होता है ये रेडिएशन नेचर का होता है। इसको मैच करें तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया आपका फर्स्ट, सी का हो गया आपका 4 और डी का हो गया सेकेंड। डी का हो गया आपका सेकेंड, तो यही आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल मैचिंग वाला है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है, बस आपको याद भर कर लेना है, आप आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए रिएक्शन, ये रिएक्शन काफी अच्छी है, देखो कैसे देखनी है आपको, ऐसे समझो। सबसे पहले रिएक्शन है ये क्या है आपका एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराते हैं, कराएं इसकी रिएक्शन। जब इसकी रिएक्शन HBr से करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये टूट जाएगा और यहाँ Br टूट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा PH, ये बन जाएगा आपका Br और यहाँ पे हो जाएगा H, ठीक है ना। ये बन गया। अगर इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा RMgX, मतलब ये हो जाएगा PH और इधर हो जाएगा आपका क्या, मतलब ये हो जाएगा PHCH, ये हो जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा MgBr, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब इसकी रिएक्शन अगर आपने CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराई तो क्या होगा। तो उस केस में देखो क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो देखो ऐसे होगा, PH है, ये CH है, ये CH3 है, ये क्या करेगा, ये जाएगा किस पे कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही तो होगा, इस पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएगा, ये इधर होगा, तो कंपाउंड जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका क्या, दिस इज, मैं नीचे बता दे रहा हूं आपको थोड़ा सा, ये बन जाएगा कंपाउंड, ये बन जाएगा आपका PH, ये हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ हो जाएगा आपका CH3, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस पे आपने H+ लिया है तो ये क्या हो जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन आपने SOCl2 और किसके प्रेजेंस में कराया 1 डिग्री एमीन के केस में कराए, तो यहाँ पे क्या होगा SNAE मैकेनिज्म फॉलो होगा और आपका जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा PH HC CH3 और इधर हो जाएगा NHCH3, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ऐसा कंपाउंड कहाँ है, तो अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी NH नहीं यहाँ पे, हाँ C डबल बॉन्ड O NHCH3, ठीक है ना। तो ये आप मैच करेंगे तो आंसर सेकंड में देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, पहले में जो ये बना एसिड बना और ये बना, यही दो कंपाउंड आपके बनेंगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन ये है कि जो क्रोमियम डाई पॉजिटिव है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, जबकि Mn ट्राई पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर। देख लेते हैं, अगर क्रोमियम डाई पॉजिटिव का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये क्या आएगा 3d4 आएगा, और जब आप मैग्नीज डाई पॉजिटिव का लिखेंगे तो ये क्या करेगा 3d
4 ये भी आएगा। अब देखो मैग्नेटिक ट्राइपॉजिटिव, अब क्या होता है देखो, अगर क्रोमियम को अगर मान लेते हैं कि इसको क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये 3d3 में कन्वर्ट होगा। अगर आप मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कराना करते हैं तो ये लूज करेगा और लूज करके ये भी 3d3 बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रिड्यूस होता है तो ये क्या करेगा, 3d5 बना लेगा। ये रिड्यूस होगा तो ये भी 3d5 बना लेगा। लेकिन याद रखो आप, जब क्रोमियम क्रोमियम से इसमें रिड्यूस होता है ना, तो ये T2G ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि एमन डाइपॉजिटिव क्या करेगा, आपको ऑक्सीडाइज करने की। तो इस केस में आंसर कौन होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड कह रहा है कि स्कैंडियम +3 आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो होता है 3d14s2, और ऐसा होगा तो उस केस में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो 0 हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्कैंडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, हाँ तो ठीक है यही होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया है कि इसमें Kp की वैल्यू दी है और आपसे Kc की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि Kp इक्वल टू होता है Kc RT डेल्टा Ng, यही तो होता है। और यहाँ अगर डेल्टा Ng की वैल्यू देखें तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 2, रिएक्टेंट कितना है, 1, तो ये डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो इस केस में जो Kp होगा वो Kc इंटू RT होगा। इसका मतलब जब Kc की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा Kp बाई Kc। और Kp की वैल्यू कितनी है, Kp की वैल्यू आपकी 3, Kc की वैल्यू कितनी है ये पूछ रहा है, सॉरी Kc नहीं, यहाँ पे तो आपका वो होगा ना, Kc नहीं बेटा, RT करेंगे ना, Kp बाई RT होगा। तो Kp बाई RT, तो RT की वैल्यू रखें तो RT की वैल्यू कितनी है 0.083 इंटू T की वैल्यू कितना 1000 केल्विन, और जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3.6 इंटू 10⁻², ठीक है ना। क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, दो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया गया है, एक कंपाउंड दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितने का होगा। तो बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जो डेल्टा जी होता है वो वर्क डन के बराबर होता है और उसकी वैल्यू होती है -NF E0 ठीक है ना। एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू 96500 और E0 सेल की वैल्यू 1.1। जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 212.27 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन में कि ये आपको डिफरेंट कार्बोकैटायन दिए गए हैं। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजोनेंस के। और रेजोनेंस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देन आप इसको प्लस आई करेंगे, लास्ट में माइनस आई। तो देखिए अगर रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस यहाँ हो रहा है और रेजोनेंस यहाँ हो रहा है। अच्छा जब रेजोनेंस हो तो हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस अगर सेम है तो फिर हम देखते हैं एक्सटेंट, कितना ज्यादा एक्सटेंट है रेजोनेंस का, जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ देखो जो प्लस है ना, ये इधर भी एक्सटेंट में है इधर भी हो, तो ओवरऑल जो रेजोनेंस का एक्सटेंट है वो इधर है, जबकि इसके रेजोनेंस का एक्सटेंट कितना है, इतना ही है। तो उस केस में क्या होगा, ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये था ऑल अबाउट रीनीट ऑफ 2022, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि तेजी से बता दिया सर ने, तो बेटा उसका रीजन है कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है तो आप कर लोगे, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन की बात हो रही है। अगर याद नहीं है तो आप जाइए उसको पढ़िए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। मैंने हिंट बता दिया है कि कहाँ आपको देखना है, आप कैसे अप्रोच करोगे और कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।